सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे हो आप सब? सो होप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो जैसे कि लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सो वो सारी बातें हमको समझ में आई कि इंडिया का जो संविधान है वो कैसे बना, कहाँ से, मीन्स उसका मोटिव क्या है। अब ये इस वीडियो के अंदर देखना है कि ये जो संविधान है उसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई ये सब चीज़ों की। ये रूल्स रेगुलेशंस, ये राजपाट, ये सब, ये जो लोकतंत्र है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे ये कहाँ से शुरू हुई और ये पूरे डिटेल में देखेंगे। ठीक है। सो हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट हाउ इट स्टार्ट, ये कहाँ से शुरू हुई, ये कहाँ से बनी, कैसे बनी, किन लोगों ने बनाई, किसने लिखा, कैसे लिखा। ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में जानेंगे और ये आज का लेक्चर काफ़ी लंबा होने वाला है। रीज़न ये है कि इसकी जो हिस्ट्री है ना काफ़ी बड़ी है। अराउंड 1857 से लेकर 1947 तक जितनी सारी बातें हुई ना, आज हम कोशिश करेंगे कि सारी बातें हम ग्रैब करें एक साथ, सारी चीज़ें। ठीक है। सो शुरू करते हैं हमारा जो, एंड सॉरी फॉर टुडे बिकॉज आज हमारे पास पीपीटी नहीं है, हमारे पास सिर्फ पीडीएफ से। ओके। शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है, अ नेशन इज ट्रूली अ डेवलप्ड नेशन वेयर डोमिनेंट पीपल फाइट फॉर द राइट्स ऑफ सब्सर्विएंट पीपल। ठीक है। तो इस सेंटेंस का जो मतलब है वो पूरे लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा। रीज़न ये है ना कि ये जो सेंटेंस, इसका मतलब क्या है कि एक नेशन है वो तब डेवलप्ड होगा कि जो लोग आगे है, मीन्स फॉर एग्जांपल अमीर लोग। ठीक है। अगर अमीर लोग अगर गरीब लोगों के लिए हक की लड़ाई लड़ना शुरू कर दे, तब जाके वो एक नेशन डेवलप्ड कंसिडर होगी। ठीक है। सारी बातें हम देखेंगे धीमे धीमे। ओके। वी विल लर्न, हम क्या पढ़ेंगे आज इस लेक्चर में। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हुआ, फिर हिस्ट्री, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग, प्रियम्बल, फिर एलिमेंट्स, कंक्लूजन, वो सारी बातें। और ये जो बुक है वो है फर्स्ट बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इज़ लोकेटेड एट पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, न्यू दिल्ली, इंडिया। ओके। ठीक है। यहाँ तक तो सारी बातें क्लियर है क्योंकि मीन्स ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। ठीक है। ये जो ब्रिटिश रूल फ्रॉम 1857 टू 1947 तक, मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इन सालों में, इन 90 सालों के बीच ब्रिटिश रूल था इंडिया पे। ठीक है। अपॉन इंडिपेंडेंस इट बिकम द क्लियर दैट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज नीड टू बी क्रिएटेड। मतलब भाई, जब देश आज़ाद हुआ, जब हमें फ्रीडम मिली, तब एक चीज़ की ज़रूरत थी, वो है संविधान। ठीक है। एक रूल्स, एक रेगुलेशन, एक नई शुरुआत देश को। ठीक है। ओके। The Indian Constitution nullified the Indian Independence Act 1947 and Government of India Act 1935 when it became effective on 26 जनवरी। तो ये बातें तो सब जानते हैं कि रिपब्लिक डे हुआ, ये जो नियम है वो लागू हुआ। Until this happened, India was legally dominion under the British, responsible for external security. Okay. जब तक ये नहीं हुआ था, जब तक एक सिस्टम अरेंज नहीं हुआ था, जब तक ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है 26 जनवरी तक, ठीक है, 26 जनवरी तक जब तक ये इफ़ेक्टिव नहीं हुआ था, तब तक ये पूरा देश लीगली ब्रिटिश के अंडर में था, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी। ओके। 1947 से लेकर 1950 तक, इन 2.5 सालों में 65 लाख रुपीस खर्चा हुआ था हमारा संविधान बनाने के लिए। रीज़न ये था कि जो हमारा संविधान है वो अलग अलग देशों के संविधान पढ़ने के बाद बनाया गया है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया है, जापान है, जर्मनी, फ्रांस, इन सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े गए, उसके बाद हमारा संविधान लिखा गया। ये चीज़ हम आगे देखेंगे कि मीन्स आगे की चीज़ों में मीन्स दी गई है कि ये कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, किसने लिखा। ये कुछ फ़ोटोज़ भी है, मे बी आई थिंक इस पीपीटी में है। हम देखेंगे। ओके। तो यहाँ पे है द इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947 प्रिंसली स्टेट। हाँ, ये जो 1947 के अंदर जो इंडिया आज़ाद हुआ था,
रिपब्लिक होने से पहले मीन 1950 से पहले ये प्रिंसली स्टेट से जो हमने सुना था, नवाब ऑफ हैदराबाद एंड कश्मीर एंड ये सब लोग ना बोल रहे थे कि यार हमें नहीं चाहिए, हमें हमें एक साथ नहीं रहना है। सो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काफ़ी मीन्स मेहनत की। मीन्स एक देश, कंप्लीट देश बनाना एक आसान काम नहीं था उस टाइम पे। 1947 में हमारे लीडर्स ने काफ़ी लड़ाई लड़ी इन सब चीज़ों के लिए। आज जो इंडिया को हम देख रहे हैं, जो इंडिया अभी हमारे पास है, वो ऑन बिहाफ ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। मीन्स आई एम नॉट टेलिंग दैट जो बाकी सब लीडर्स थे वो किसी काम के नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं है। बट अभी जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए है, वजह से है। जो प्रिंसली स्टेट्स थे, वहाँ के जो नवाब्स थे, नवाब ऑफ हैदराबाद ले लो, केरला के कुछ किंग्स थे, और इवन के केरला के पास इतना, मीन्स केरल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट केरल, साउथ इंडिया के पास इतना पैसा था कि वो लोग चाहते थे कि हमारा एक अलग सा देश बन जाए साउथ इंडिया। और इवन अभी भी कुछ जगहों पर ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स है। रीज़न ये था कि जो नेता है, मीन्स ज़्यादातर लीडर है जो गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, फिर वेस्ट बंगाल, जो बड़े बड़े लीडर्स रहे हैं, ठीक है, वो मोस्टली नॉर्थ इंडिया के थे। और जो डेक्कन मीन्स साउथ इंडिया के लीडर्स बहुत कम थे। तो साउथ इंडिया चाहता था कि हमारा देश अलग हो जाए, मीन्स साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया, वो दो अलग देश बन जाए। बट ऐसा हुआ नहीं। रीज़न के सरदार वल्लभ भाई पटेल, आवर ऑनरेबल आयरन मैन। ओके, सो ये जो प्रिंसली स्टेट आप देख रहे हो, ये इंडिया के हिस्से नहीं होया करते थे 1947 के, इवन दो हमारा देश आज़ाद हो गया था। रीज़न कि वहाँ पे वो लोग अपना स्टेट अलग मांग रहे थे। एंड 1947 में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए थे, बहुत डिसीजंस, बहुत मीटिंग्स, काफ़ी मीन्स बहुत सारी बातें हैं। सो हम देखेंगे मीन्स जो संविधान बना, कैसे इस देश को जो टुकड़े टुकड़े में बटे थे वो किस तरह जोड़ा गया, ये मीन्स पाकिस्तान कैसे अलग हुआ, वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें हम देख लेंगे आज, ठीक है। आज नहीं तो मीन्स आगे के लेक्चर्स में देख ही लेंगे। ओके, India keys it to be a dominion of British Crown and become the serving democratic republic with the constitution। तो संविधान के साथ इंडिया ब्रिटिश क्राउन के नीचे से निकलकर एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गई। एंड संविधान इंडिया का एक यूनिक प्लेस होल्ड करता है इंडिया की, बिकॉज ये जो संविधान बनाने के चक्कर में बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुत चीज़ें हुई, बहुत कदम मीन्स डिसीजंस लिए गए, अच्छे खोटे भले, बहुत मीन्स बहुत बातें थी। जैसे कि बाहर की कंट्रीज़ में जाके वहाँ के संविधान पढ़ना, उसको रीराइट करना, फिर वहाँ से कुछ चीज़ें उठाना, खुद का कुछ करना, डिसीजंस लेना, बड़े बड़े जो नेताज थे, मीटिंग होना वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हुई। इलेक्शंस हुए, कैसे इलेक्शन होगा, किसका क्या पावर, एमएलए का क्या पावर, ये सारी बातें वहाँ पे डिस्कस हुई। देश को, क्योंकि बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री, तो एक देश को चलाने के लिए एक अच्छा कानून भी होना चाहिए। जिस तरह मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि दिस इज़ अ रूल ऑफ लॉ, यहाँ पे कानून का राज है। सो वैसे ही संविधान बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगी, ठीक है। सो हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर द सम इंटरेस्टिंग इंसाइट इनटू द स्टेट ऑफ अफेयर बिफोर इंडिपेंडेंस। ओके, सो ये सेंटेंस तो गाइज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है। So it took persist effort for several years to draft and intact our constitution। जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी वक्त लगा, काफ़ी एफर्ट्स लगा एक प्रॉपर संविधान लिखने के लिए। तो संविधान किसने लिखा है वो सारी चीज़ें भी हम बातें करेंगे। ओके, सो हिस्ट्रिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप यहाँ पे फोटोज़ देख सकते हो कि 1906 में हमारा जो देश का लोगो था, मीन सॉरी फ्लैग था, वो कुछ इस तरह था। 1907 वंदे मातरम यहाँ पे लिखा हुआ है। 1917 के अंदर कुछ यहाँ पे ब्रिटिशर्स का भी कुछ आ गया था, और 1921 के अंदर ये जो चक्र गांधी जी घुमाते थे वगैरह, और 1931 में कुछ इस तरह, और 1947 में फाइनली ये जो अभी चल रहा है वही। ओके, देयर इज़ अ वेरियस लेयर ऑफ बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट इंडिया एक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में 12, ये जो पूरे सारे जितने भी एक्ट्स है, वो रिफॉर्म्स है, जो भी है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 12 है यहाँ पे, 13वां है, मीन्स एक 1946 के अंदर एक हुआ था, वो भी हम बताएंगे, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। टोटल 39 सेंस। ओके,
तो पहला हिस्ट्रिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। तो ये जो पहला कदम टेकन बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो भाई जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो सिर्फ एक बिजनेस के रूप में आई थी, तो उन्होंने अपना पहला कदम लिया। ओके, सो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो बनाई क्यों गई, सबसे सवाल ये आता है ना कि मीन्स ज़रूरत क्या थी। तो ज़रूरत ये थी कि जो मिस मैनेजमेंट जो इंडिया की जो मीन्स एक्चुअली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मैनेज होता था इंडियंस के, इंडियन उसको मैनेज करते थे। उस टाइम पे क्या हुआ कि विलियम बेनेडिक्ट को, यहाँ पे एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिखा है फोर्ट विलियम बनाएगा, तो जो विलियम बेनेडिक्ट तो उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाएगा सबसे पहले, ठीक है, ताकि यहाँ पे मिस मैनेजमेंट होता था। तो क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने अंडर में ले लिया। ओके, तो यहाँ पे लिखा है द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश एट फोर्ट विलियम कलकत्ता। तो विलियम बेनेडिक्ट के नाम पे एक फोर्ट बनाया गया एज अपेक्स द कोर्ट इन 1974, ठीक है। जो वहाँ के जो नौकर थे, कंपनी के जो सर्वेंट्स थे, कंपनी में जो काम करते थे, उनको अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए मना किया था, उनको प्रोहिबिट किया गया था। एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, द गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी, शुड रिपोर्ट इट्स रेवेन्यू, ठीक है। तो मीन्स जो भी टर्नओवर होता था सालाना माहाना जो भी है, ये सारी चीज़ें जो इसका जो रिवेन्यू था उसको रिपोर्ट किया जाता था गवर्नर्स को, मीन्स वहाँ के जो डायरेक्टर्स थे, वहाँ के जो डीन थे, उनको रिपोर्ट किया जाता था, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट एक्ट है जो है वो है पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ठीक है। यहाँ पे क्या डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी, और मीन्स ये जो पिट इंडिया एक्ट है उसका एक ठोस वजह ये है कि कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस कंपनी के अलग अलग हो रहे थे और वहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। तो रीज़न ये था कि उस टाइम पे ये एक्ट लागू करना पड़ा, और ये क्यों लागू करना पड़ा वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो पिट इंडिया एक्ट है उसके अंदर कुछ यूँ था कि जो रेगुलेटरी एक्ट था उसको रेक्टिफाई किया गया, उसको डिफेक्ट किया गया, और उसका रिजल्ट ये था कि डुअल कंट्रोल मिला। एक तो जॉइंट गवर्नमेंट मिली, इंडिया की गवर्नमेंट और जो ब्रिटेन गवर्नमेंट, उन दोनों के अंडर ये कंपनी थी, तो इसको में अल्टीमेट अथॉरिटी हो गई। ओके, और रीज़न ही ये था पिट इंडिया एक्ट 1784 का रीज़न ही ये था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट लगा था उसको हटाना था, और जो दोनों गवर्नमेंट, ठीक है, द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया आर कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। ओके, दोनों गवर्नमेंट द प्लेस, यहाँ पे लिखा है कि द प्लेस द इंडियन अफेयर्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, कि इंडिया के जो अफेयर्स थे इंडिया और ब्रिटिश दोनों के अंडर ये था पिट इंडिया एक्ट, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ही है। फिर उसके बाद आता है चार्टर एक्ट इन 1813, ठीक है। यहाँ पे लिखा है द कंपनीज मोनोपोली ओवर इंडिया ट्रेड टर्मिनेट, ट्रेड विद इंडिया ओपन टू ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा अपनी मोनोपोली इस्तेमाल करके पूरे ब्रिटिश के सब्जेक्ट्स के लिए, मीन्स सारी जगह से हर चीज़ के लिए, सारे जो वहाँ के लॉज होते हैं, वहाँ के जो नए नए पॉलिसीज़ होते हैं, तो इंडिया ट्रेड विद इंडिया, इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए वो ओपन होंगे। ओके, सो और ये जो चार्टर एक्ट है ना, चार्टर एक्ट 1813, इसका सबसे बड़ा एक रीज़न ये था कि ये फाइनेंशियल ग्रांट्स प्रोवाइड करता था, और इंडिया के लिटरेचर एंड जो साइंस और जो एजुकेशन है उसको प्रमोट करने के लिए। और उस टाइम पे 1 लाख रुपए तक की मीन्स रकम भी वहाँ की जमा की गई थी, ताकि यहाँ के बच्चों को मीन्स यहाँ को फैसिलिटीज़ दे सके, ठीक है। ओके, सो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के वो थे लॉर्ड मिंटो वन। जब चार्टर एक्ट 1813 हुआ था तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के वो थे लॉर्ड मिंटो। ओके, सो नेक्स्ट एक्ट है द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हो कि
यहाँ पे मीन्स क्या हुआ कि एक उन्होंने एक अच्छी मोनोपोली खेली, क्योंकि जहाँ पे पैसा होता है वहाँ पे पावर होता है, ठीक है। सो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मीन्स किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी अपने, यहाँ पे लिखा है तो लास्ट सेंटेंस जो रेड कलर में लिखा है, द एक्ट एंड द एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द कमर्शियल बॉडी एंड इट बिकम द प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो मीन्स एक बिजनेस के रूप में आए, उन्होंने पैसा बनाया, अच्छा खासा पैसा बनाया, और पैसों की हेल्प से, पैसों की पावर से, या ऐसा भी कह सकते हैं कि मीन्स पैसों के दम पे किस तरह उन लोगों ने एक कमर्शियल बॉडी को एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये जो था, दिस वाज द फर्स्ट, दिस वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन इन अ ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया, ओके। तो ये जो पहला कदम था, मीन्स फाइनल मीन्स इट दिस वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बंगाल का गवर्नर जनरल इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया, ओके। और इस टाइम पे 1833 में जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट, ओके। सो सबसे पहला कदम था इनका, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ, आई थिंक दिस वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सीजन, कि मिस प्रिंट है, फाइनल नहीं, फर्स्ट होगा, ठीक है। एक गवर्नमेंट जो मीन्स जो लोग कमर्शियली आए थे वो आज राज करने पे आए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी है, ठीक है। सो जाते आगे आगे, नेक्स्ट स्लाइड, ओके। अ चार्टर एक्ट ऑफ 1853, यहाँ पे क्या हुआ कि, और हाँ, जो चार्टर एक्ट 1833 में इंडिया में अगर कोई रूल बनाना हो या कुछ नया रिफॉर्म करना हो तो सबसे पहले वो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको इशू करती थी, उसके बाद वो इंडिया में लागू होती थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नंबर 5, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853, द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट जनरल्स काउंसिल वॉज सेपरेटेड। It introduced a system of the open competition as a basis of the recruitment of the civil servant of the company. Indian civil service opened for all. तो ये जो चार्टर एक्ट था उसके अंदर क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको रिन्यू किया गया, और जो प्रीवियस एक्ट्स हुए थे 1793 में, 1833 में, 1813 में, ये सारी चीज़ों को हटाकर रिन्यू किया। इन सारी बातों को, कुछ भी जो नई नई चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ऐड की गई अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ओके। और यहाँ पे जो लिखा है कि सिविल सर्वेंट फॉर ऑफ द कंपनी इंडिया, तो ये सबके लिए ओपन था, ओके। सो ऑन 16 अप्रैल के जो द फर्स्ट इंडियन ट्रेन स्टीमेड ऑफ फ्रॉम द बॉम्बे टू थाने, and the India was drawn by the 3 steam locomotive and covered the 34 kilometer distance in a 57 minutes। उस टाइम पे काफ़ी सारी बातें भी चल रही थी, जैसे कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने कहा कि हमें पैसों की ज़रूरत है वगैरह वगैरह, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी को सपोर्ट करने के लिए। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, जैसे कि ये सिविल सर्विस का ओपन होना, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, जो मीन्स ये जो तरीका है गवर्न करने का, ठीक है, कि जिसके पावर से उनको सेपरेट किया जाए, इसके फंक्शंस अलग, ये वो करे, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे हुई थी 1853 के अंदर, ओके। तो नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1858, okay। After the 1857 revolt, the rule of the company was ended and British possession in India came directly under the British crown। So ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था कि एक कंपनी थी, सबसे पहले शुरू में क्या देखा हमने, एक कंपनी थी उसने बंगाल पे टेक ओवर किया, ठीक है। जो कंपनी का जो गवर्नर जनरल था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना, फिर उसके बाद जनरल चेंज हुआ, उसके बाद वो जो बंगाल का जनरल था वो बंगाल से इंडिया का जनरल बन गया। अब वो कंपनी नहीं रही, ईस्ट इंडिया कंपनी तो एग्जैक्टली थी ही वहीं पे, बट अब क्या हुआ कि 1857 के रिवॉल्यूशन के बाद अब जो इंडिया है डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। डायरेक्टली मीन्स अब ब्रिटिश इंग्लैंड से अब इंडिया को गवर्न किया जाता था, ठीक है।
The office of Secretary and State for the India was created. He was assisted by the 15 Council of India. Okay, so 15 काउंसिल मेंबर्स जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, उनके थ्रू इस देश को कंट्रोल किया जाता था. ओके, एडवर्ड स्टैनली नाम की एक औरत है, उन्होंने कहा कि इंडिया के एक अच्छे गवर्नेंस के लिए हमें एक अच्छा लॉ पास करना होगा. और वो जो मीन्स रिवॉल्यूशन था, उस रिवॉल्यूशन में हुआ क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी से, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया पे राज करती थी, अब वो नहीं रही, अब वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गई. एंड यहाँ पे लिखा है द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अंडर द अथॉरिटी ऑफ द वाइस रॉय वॉज हिज एजेंट. ठीक है, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज एबोलिश. मतलब ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, फिर जो कंट्रोल के जो सेक्रेटरीज थे, ठीक है, तो उन सबको हटा दिया गया. ओके, सो नेक्स्ट वन इज द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ द 1861. The first time 3 Indians were given representation in Viceroy's Legislative Council plus Viceroy's Executive Council, non-officials. Decentralization initiated with the presidents of Madras and Mumbai began restored their legislative power. तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम डिटेल में देखेंगे कि ये कहना क्या चाहता है. ओके, सो लॉर्ड कैनिंग करके एक ब्रिटिशर्स था, उसने ये एक्ट पास किया, इसने वो एक्ट इंट्रोड्यूस किया. और फर्स्ट टाइम मीन्स पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर इंडियंस के लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जगह रखी गई. ठीक है, तो यहाँ पे कहा है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट वॉज टू क्रिएट अ काउंसिल विच इज़ इंस्टीट्यूशनलाइज द एंड इंक्लूड्स इंडियंस. तो इंडियंस को भी एक हिस्सा बनाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, जो अपना लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर रख सके. ओके, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इनिशिएटेड विद प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे. इसका मतलब ये था कि उस टाइम पे एक जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं यार हमें अलग रहना है, तो उन सब टाइप्स के जो जगह थे वहाँ पे पावर एक्वायर हुआ ब्रिटिशर्स का. और इसका जो सबसे एक बेनिफिट हुआ इस एक्ट का, वो ये था कि अब कलकत्ता, तो प्रेसिडेंसी ऑफ कलकत्ता है, सो दैट दे कुड मेक लॉ फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया. ठीक है, तो पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए अब उनके हाथ में पावर आ गया कि हम अब रूल्स बनाएंगे. और ये इंडिया के लिए एक तरफ से अच्छा भी था, और पूरा देश उस टाइम पे एक हो गया था. बट यहाँ पे एक सबसे नेगेटिव पार्ट में यही कहूँगा कि भाई उस टाइम पे अपने हाथ में कुछ नहीं था, जो था ब्रिटिश के अंडर में था. ओके, इंडिया काउंसिल एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. ओके, तो यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन नॉमिनेशंस वर इंट्रोड्यूस, लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सपांडेड, gave more function to the legislative council such as a discussion of the budget and questioning the executive. यहाँ पे इस एक्ट का एक मोटिव ये था कि लेजिस्लेटिव जो मेंबर था उनको वहाँ पे उसकी जो साइज़ थी वो एक्सपांड कर दी गई, और उनको बोला कि मीन्स आप अब क्वेश्चंस कर सकते हो एनुअल बजट के ऊपर. और जो वहाँ पे डिस्कस होता था कि बस कितना रखना है एनुअल बजट, क्या करना है क्या नहीं करना है. तो वो जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल्स थे उसको मीन्स मेंबर ऑफ इंक्रीज़ कर दिए गए कि मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले 50 लोग होते थे, अब 100 की कैपेसिटी कर दी गई. ठीक है, और इस एक्ट का फेलियर ये था, मीन्स ये एक्ट फेल हो गया. रीज़न ये था कि ये जो कंट्रोल और एनुअल बजट था वो इंडियंस के हाथ में नहीं था. बिकॉज हम रहते हैं, हमें पता है कि हमें क्या ज़रूरत है, और हर चीज़ तुम ही कर लो और तुम ही डिसाइड करो कि भाई तुम्हें ही एनुअल बजट डिसाइड करना है, तो वो कैसे होगा. तो इंडियंस के हाथ में ये पावर नहीं थी, इस वजह से ये एक्ट फेल हो गई, और मीन्स इनडायरेक्टली असर हुआ इस एक्ट पे. सो ये एक्ट यहाँ पे फेल हो गई. फिर उसके बाद नंबर 9, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इसको हम मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं, और ये काफ़ी फेमस एक्ट था उस टाइम पे. ठीक है, यहाँ पे कहा है कि डायरेक्ट इलेक्शन to the legislative council were introduced for the first time. The number of member of the legislative council was increased from the 16 to 60 for the first time, and India was made a member of the Viceroy Executive Council. Okay, यहाँ पे लिखा है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा द लॉ मेंबर. ओके, सो ये इसको भी हम
डिटेल में। सो इन 1909 लॉर्ड मिंटो वाज अ वाइस रॉय ऑफ इंडिया, मतलब वहाँ पे वहाँ का गवर्नर जनरल थे इंडिया के। और उस टाइम पे एक लॉर्ड मोर्ले करके था जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ फॉर इंडिया था, उसने एक्ट बनाया। तो उस टाइम पे इन दोनों का नाम मिला के इस रिफॉर्म का नाम रखा, इस एक्ट का नाम रखा मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। और इसके नीचे तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि एक्सटेंडिंग द प्रोविजनल असेंबलीज एंड नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, क्योंकि एक अच्छे गवर्नेंस के लिए अच्छे लोग भी होना ज़रूरत है और ज़्यादा भी होना ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे कहा है कि द फर्स्ट मेंबर एन इंडियन वॉज मेड अ मेंबर ऑफ द वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, मीन्स जो लॉज को एग्जीक्यूट करते थे, मीन्स जो रूल्स होते, जो कानून बनते थे उसको एग्जीक्यूट करते थे, तो सबसे पहले जो बने इंडियन में से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ओके, द number 10, the government act of India in 1919. Okay, so यहाँ पे लिखा है the central subject were separated from those of the state subject. Okay, अच्छा यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे जो स्टेट का माने, यहाँ पे जो स्टेट का मतलब है, स्टेट का मतलब जो प्रोविजंस अलग अलग किए गए, जैसे कि फिर गुजरात, राजस्थान, ये जो स्टेट अलग अलग बने, मस्त वहाँ पे भी उस टाइम पे भी ऐसे मीन्स डिवाइड किए गए थे स्टेट्स में, ताकि अच्छे से गवर्नेंस हो सके, ठीक है। तो अब जो सेंट्रल के जो सब्जेक्ट्स थे वो स्टेट के सब्जेक्ट से अलग कर दिए गए उस टाइम पे इस एक्ट में। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली वर इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम एट अ सेंटर, और आज उसको हम राज्यसभा और लोकसभा कहते हैं। ओके, ठीक है। राज्यसभा यानी कि जो स्टेट लेवल पे होता है, और लोकसभा यानी कि जो नेशनल लेवल पे होता है, ठीक है, इंडिया लेवल पे। एट दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर द फर्स्ट टाइम द एस्टैब्लिश ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया। सबसे पहले पीएससी इन इंडिया जो एक्ट है, इस एक्ट के थ्रू मीन्स क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइम प्रोवाइड की गई। और ये क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। दिस एक्ट एक्सटेंड द राइट्स टू वोट एंड विथ दिस अबाउट 10% ऑफ द पॉपुलेशन एक्वायर द वोटिंग राइट। यहाँ पे क्या हुआ कि अब वोटिंग की जाती थी। सो जिस तरह के, अब फॉर एग्जांपल मान लो जिस तरह के अभी कितनी सारी पार्टीज़ है, हम बहुत सारी पार्टीज़ है यहाँ पे, जैसे कि कांग्रेस ले लो, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी, बीजेपी, और बहुत सारी पार्टीज है। उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग थे जो इंडिया के गवर्नर जनरल बनना चाहते थे। जिस तरह के हमने देखा 1 से लेकर 10 तक, अब ये 10वां नंबर चल रहा है, उस टाइम पे हमने कितने सारे नाम सुने, जैसे कि बेनेडिक्ट, लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट, फिर मॉर्ले, मिंटो, ये सारे कितने सारे नाम सुने हमने, वाइस रॉय वगैरह, मीन्स जो वाइस रॉय चेंज हुए, वाइस रॉय यानी कि गवर्नमेंट जनरल। ओके, तो उस टाइम पे भी वोटिंग होती थी, और उस टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन में से 10% ऑफ जो पीपल थे उनको वोटिंग करने का राइट मिल चुका था। ओके, ठीक है। तो इस गवर्नमेंट एक्ट से क्या हुआ, इसका जो समराइज क्या हुआ कि द सेंट्रल सब्जेक्ट का सेपरेट मीन्स स्टेट और सेंट्रल, इस तरह का अभी है ना कि कुछ जगह दारू बैन है बट कुछ जगह दारू लीगल है, उस तरह के स्टेट के जो सब्जेक्ट्स है, स्टेट के जो रूल्स थे, लॉ थे, उसको अलग कर दिए गए, और जो सेंट्रल के जो लॉज है उसको अलग कर दिए गए। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली बनाए गए, लोकसभा, राज्यसभा अभी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। फिर इस एक्ट्स के हमें क्या मिला कि पब्लिक सर्विस कमीशन मिला। पब्लिक सर्विस कमीशन वो मैं आपको समझाता हूँ। दिस एक्ट्स एक्सटेंड द राइट टू वोट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब वोटिंग करने का अब पब्लिक को भी अनुमति मिली। और पहले क्या होता था कि वोटिंग वही लोग कर सकते थे जो मेंबर ऑफ बोर्ड थे, ठीक है। जैसे कि उस टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर थे वही, जैसे कि मान लो जो वहाँ पे जो पुराने नए जो वाइस रॉय थे, वहाँ के जो जनरल थे, वहाँ के जो सेक्रेटरीज थे, जनरल सेक्रेटरीज, उन लोगों को सिर्फ वोटिंग का राइट था। लेकिन अब क्या हुआ कि 10% ऑफ पॉपुलेशन अक्वायर द वोटिंग राइट्स। ओके, सो ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन वो क्या है कि जो यूपीएससी, जो सिविल सर्विस की तैयारी होती है, सिविल सर्विस होता है, वो उस एक्ट को एस्टेब्लिश किया गया, जहाँ पे आर्टिकल 315 तो 323 को जो पार्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन ऑफ द इंडिया एंड पब्लिक सर्विस कमीशन और फॉर द ईच स्टेट। जिस तरह के हर एक स्टेट के लिए एक कमिश्नर चुना जाता है, एक आईएएस चुना जाता है, उस तरह उस टाइम पे भी ये चीज़ को अवेलेबल कर दिया गया था। ओके, नंबर 11, द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935
an all India federation was proposed, which would consist of the British India and princely state subjects are divided between the center and province. जिस तरह पहले हुआ था इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ. द सब्जेक्ट्स पावर आर डिवाइडेड. पहले क्या था कि पहले लॉज ऑफ जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो सब्जेक्ट्स थे वो सारी चीज़ें डिवाइड हुई लेकिन इस यहाँ पे क्या हुआ कि अब पावर भी डिवाइड हो गया. जैसे कि एक चीफ मिनिस्टर के पास अलग पावर होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास अलग पावर होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास अलग होता है, एमएलए के पास अलग पावर होता है. वो सारी चीज़ें अब डिवाइड हुई. फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन sorry, the center was in charge of the federal list, province is a charge of the provisional list, and there was a concurrent list which both catered to. तो जो concurrent list थी वो दोनों में इंटरफेयर कर सकता था. जो और जो सेंटर वाज इन चार्ज वो सिर्फ फेडरल लिस्ट में था. मीन्स सेंटर में जैसे कि अभी के मीन्स एग्जांपल मान लो पीएम है, फिर होम मिनिस्टर, ये मीन्स ये जो लोग हैं, एजुकेशन मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर्स है, ये जो सारे जो लोग हैं वो सेंटर के लिस्ट में आते थे, फेडरल लिस्ट में. और प्रोविंस इन चार्ज फॉर द प्रोविजनल लिस्ट के अंदर जो फॉर एग्जांपल आईएएस ले लो, चीफ मिनिस्टर ले लो, फिर जो स्टेट गवर्नमेंट के जो लीडर्स होते हैं उनको ले लो, तो ये लोग प्रोविजनल लिस्ट में आते थे. लेकिन कुछ होते थे जो कॉनकरेंट लिस्ट में विच बोथ कैटरेट टू. ठीक है. दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुई इस एक्ट के बाद. ठीक है. दिस एक्ट कंटिन्यूड अंटिल इट वाज रिप्लेसेड बाय न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पे जो लास्ट सेंटेंस लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक्ट कंटिन्यू कब तक हुई? जब तक कि इंडिया का नया संविधान नहीं बन गया. मीन्स 1950 तक ये एक्ट चला. ओके. The Indian Independence Act of the 1947. India was declared independent and sovereign. The viceroy and governors were made constitutional nominal heads. मीन्स जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था तब तक ये जो हमारा देश था वो डायरेक्टली ब्रिटिश के अंडर में था. डायरेक्टली. ओके. द सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट अ सेंटर एंड द प्रोविंस. यहाँ पे क्या है कि जो सेंटर एंड जो प्रोविंस में जो स्टेट्स थे उनके रिस्पॉन्सिबल गवर्नर सेट कर दिए गए. असाइन द बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया. अब लेजिस्लेटिव क्या होता है कि जो लॉ बनाता है, एक मीन्स नज़रिए से देखा जाए तो लेजिस्लेटिव उनको बोलेंगे जो लॉस को बनाता है, और एग्जीक्यूटिव पावर जो बोलेंगे जो लॉस को एग्जीक्यूट करता है, उसको लागू करता है. तो जो पावर है ये सारी चीज़ें डिवाइड हुई, ये सारी चीज़ें असेंबल हुई इन इंडिया और फॉर इंडिया. ठीक है. अब इंडिया के लिए अब यहाँ पे क्या है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946. इलेक्शंस वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. ये पहले की बात है. ठीक है. इससे पहले ये हुआ था. इलेक्शन वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. Member were elected by the legislative assemblies for the various province. On 9 December 1946, Constituent Assembly was formed under the framework of the Cabinet Mission Plan. It was formed to write Indian Constitution of India. और ये बनाया गया था ताकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखना शुरू हो. ओके. तो होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा. और अगर यहाँ तक कोई किसी को आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं. ओके. जो एक्चुअली जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा. अभी भी हमारे पास काफ़ी सारी जो पीडीएफ्स है वो फाइल्स है वो भी बाकी है. काफ़ी सारी पेजेस बाकी है. ओके. सो कहाँ से क्या चीज़ अडॉप्ट हुई थी, ये जो थोड़ा मीन्स यहाँ पे डिक्शनरी फ्रेमवर्क है वो भी हम पढ़ेंगे, देखेंगे. ओके. तो स्टिल यहाँ तक इसका जो पार्ट 2 बनेगा उसके अंदर भी हम चर्चा करेंगे. ओके. सो होप वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर कहीं गलती कर रहा हूँ मैं, अगर तेज़ चल रहा हूँ, अगर मैं कुछ समझा नहीं पा रहा तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा. और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब